नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल्स गुरु पर वासुदेव विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 तास हिंदी लेक्चर नंबर 7 पाठ 4 जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ की शुरुआत हमने पिछले लेक्चर से की थी। अब इस पाठ में आगे क्या आता है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर देशभक्त लोगों और बापू तथा डॉक्टर भगवान दास जी के जीवन का इतना प्रभाव उन पर पड़ा कि वो उन्हीं के रास्तों पर चलते रहे और शास्त्री जी दूसरों को भी इन रास्तों पर चलने के लिए कहते थे। शास्त्री जी के जीवन संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। बाइबिल मतलब क्रिश्चियन लोगों का जो धर्म ग्रंथ होता है उसका नाम है बाइबिल। तो उसमें जो पंक्ति लिखी गई है उसे यह मालूम पड़ता है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। उसमें एक पंक्ति लिखी गई कि विनम्र, जो विनम्रता के शांत स्वभाव और सही तरीके से सोच विचार कर कार्य करते हैं वहीं पृथ्वी के वारिस मतलब के वारसदार वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तथा प्रवेश किया था। जब शास्त्री जी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया था तब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। जब वो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तब उन्होंने प्रवेश किया, तब वो स्कूल के विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष ही थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी ने देश के लिए सभी को आह्वान किया था कि आज़ादी की लड़ाई में आप जुट जाओ। उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने स्कूल भी छोड़ दिया था। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। गांधी जी लोक सेवा मंडल की जो लाल बहादुर शास्त्री जी लोक सेवा मंडल की जो संस्था थी उसमें शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। जब तक वो जिंदा रहे उसके सदस्य वो रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोष द्वार के काम में अपने आप को लगा दिया। इस संस्था में शामिल होने के बाद गांधी जी के जो विचार थे उनके अनुसार, उनके आचरण, उनके जो नीति नियमों पर चलकर अछूतों द्वार मतलब के अछूतों के उद्धार के लिए जो कार्य होते थे उनके लिए वो काम करने लगे। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। इस मोड़ पर गांधी जी के साथ रहकर लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया था। 1930 में गांधी जी ने डांडी कूच की थी और नमक का कानून जो लगाया था उसको भंग करने के लिए गांधी जी ने जो यात्रा रची थी उसमें शास्त्री जी ने भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके परिणाम स्वरूप लाल बहादुर शास्त्री को जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी को जेल यात्रा की शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। नमक कानून के कारण शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू हुई। वो जेल यात्रा जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब तक वो चली। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए थे। इसी से यह
अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री भी 12 बार जेल गए थे। उससे ये मालूम पड़ता है कि हमें कि लाल बहादुर शास्त्री के अंदर देशभक्ति कितनी थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। दूसरी बार वो जेल किसान आंदोलन के लिए गए थे तो 1932 में जेल में जाना पड़ा था। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। 1942 को गांधी जी की जेल यात्रा 3 साल की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 3 साल तक वो जेल में रहे थे। इन दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर गांधी जी द्वारा बनाए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। गांधी जी द्वारा देश के लिए जो कार्य होते थे उसमें भी वो जुड़े रहे और जनसेवा के कार्यों भी लाल बहादुर शास्त्री करते रहे। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। 1935 में लाल बहादुर शास्त्री संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव मतलब के अधिकारी बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी को किसानों की जो हालत थी, किसानों के बारे में सोचने के लिए और किसानों के बारे में कार्य करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूरी मेहनत और जी मन से लाल बहादुर शास्त्री ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें जमींदार उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। जमींदार खेडूतों पर जुल्म करते थे उसके बारे में विशेष ख्याल रखा था। इसके बाद 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इन अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया है। शास्त्री जी नगर पालिका की सेवा में रहे थे और नगर पालिका से किसी न किसी रूप में किसी न किसी अधिकारी के रूप में वो कार्य कर रहे थे। इसके बाद ये पता चलता है कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व जो है वो नागरिकों के समस्याओं से बड़ा ही निकट रहा था। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। शास्त्री जी गांव में रहते थे और ग्रामीण जीवन का अनुभव भी उसके साथ था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक का सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। सही मायने में यह से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। सही माने तो शास्त्री जी के जीवन की सांसद में आने की शुरुआत यहाँ से ही हो गई थी, जिसका सामना देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ था। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की
इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। खुद श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी और कहती थी कि राजनीतिक मार्ग जो है वो इन्हीं के वजह से मेरा शुरू हुआ था। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे थे। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर शास्त्री जी रहे थे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया था। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए थे, मतलब कि दिल्ली सरकार में आ गए थे। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, रेल के मंत्री भी रहे और परिवहन के मंत्री भी रहे, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला था। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया था, इन पदों पर शास्त्री जी ने पूरी मेहनत और लगन से कार्य किया था और उसके कारण उसकी प्रशंसा भी हो रही थी। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। शास्त्री जी हमारे देश के लिए एक उदाहरण दे सके ऐसे व्यक्ति है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। शास्त्री जी का ये मानना था कि जो कार्य करे वो औपचारिक, मतलब कि जो प्रोफेशनल कार्य हो वही नहीं, वो मन से कार्य करते थे। उन कार्य को सिर्फ औपचारिक के रूप में नहीं देखते थे। वह अपने को सभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। लाल बहादुर शास्त्री कभी भी अपने पद से ऊंचा उसको नहीं मानते थे, पद को ही ऊंचा मानते थे और अपने को ऊंचा कभी नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। लाल बहादुर शास्त्री ये सोचते हैं कि वो जनता के शासक नहीं है बल्कि उनके सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता उनको मिली थी। इसी लोकप्रियता के परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया था। इसी लोकप्रियता, मतलब कि पूरे देशवासी उन्हें आदर भाव से और मान से देखते थे। इसीलिए नेहरू जी का जब निधन हुआ था तब उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा गया था। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 19 महीने तक प्रधानमंत्री बने रहे और छोटे से समय में उन्हें बहुत सी सफलताएं मिली और लोकप्रिय भी बने। शास्त्री जी के सामने उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। शास्त्री जी के सामने जो उद्देश्य था, जो दृढ़ संकल्प था, वो स्पष्ट होता था। उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वो जो कार्य करते थे उसमें वो कभी डरते नहीं थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से कार्य किया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की तरजीह दी थी। गांधी जी के साथ रहने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद पर जो रहे थे उन्हें आत्मसंयम से काम लिया था, मतलब कि सोचने के बाद, विचार करने के बाद जो कार्य, जो निर्णय करते थे वो करते थे। शायद इसीलिए शास्त्री जी इन्हें अधिक लोकप्रिय भी हो सकते। उन्होंने
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। इस समारोह में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आपकी मंजिल कोई भी हो, मगर आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आप पहले देश के नागरिक हैं। यह आपके संविधान द्वारा प्रदान कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है। संविधान में हमारे कुछ अधिकार भी है, मगर शास्त्री जी ने कहा है कि इसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है, जिसे समझना चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए। हमारा देश प्रजासत्ताक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। हमारा देश जो है प्रजासत्ताक देश है कि प्रजा के द्वारा मंत्री चुने जाते हैं और हमें कुछ निजी मतलब कि खुद से ही स्वतंत्रता देता है, लेकिन इन स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए हैं, प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसे स्वेच्छा से हमें लगाना चाहिए और यह मानना चाहिए कि प्रतिबंधों की तरह होना चाहिए, मतलब कि कुछ नियम है तो ऐसे ही हमें करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पूरा होता है। नमस्ते।